हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो विशेष रूप से 2026-27 सत्र के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य बोर्डों द्वारा निर्धारित किया गया है। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सिलेबस का पूरा ढांचा समझेंगे और तैयारी बेहतरीन रणनीति को भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन सारे टॉपिक पर पूरा अच्छे से डिटेल से आपको हम समझेंगे इसमें आगे। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम कक्षा 10 के गणित के जो पूरे इस पाठ्यक्रम को समझेंगे और 70 अंक की लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा और पास होने के लिए आपको कम से कम कितने अंक चाहिए होंगे। तो इसके अलावा हम जो सभी 7 मुख्य जो यूनिट्स हैं उनके अंक और विभाजन पर हर यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रोजेक्ट वर्क की पूरी जानकारी भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक पर एक एक करके हम पूरा अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे, जिससे आपको पूरा गणित का ढांचा समझ में आ जाएगा। कहाँ पर कितने अंक हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर आएंगे, किस यूनिट से कितने नंबर आएंगे। और अब देखते हैं परीक्षा का पूरा ढांचा, एक एक करके सारा समझते चलते हैं आप। तो अब बात करते हैं परीक्षा के पूरे ढांचे की। और आपका जो गणित का जो कुल मूल्यांकन होगा कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। तो इसमें से 70 अंक आपके जो मुख्य जो लिखित बोर्ड परीक्षा के होंगे और जो बचे हुए 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उनके होंगे। ध्यान रखिएगा कि जो विद्यालय स्तर पर जो आंतरिक मूल्यांकन के साथ साथ आपको एक विशेष प्रोजेक्ट कार्य भी अनिवार्य रूप से करना होता है। तो इस तरीके से आपका लिखित हो जाएगा 70 का और 30 हो जाएगा जो स्कूल कॉलेज से मिलते हैं। इनको अच्छे से आप समझते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पासिंग मार्क कितना रहेगा, पासिंग मार्क। तो अब पास होने के लिए नियम यानी कि न्यूनतम जो पूर्णांक रहेगा आपका उत्तीर्णांक कहें तो समझना बहुत जरूरी है। जो 70 अंकों को लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको कम से कम 23 अंक लाने ही होंगे। और इसी तरीके से जो 30 अंकों के जो आंतरिक मूल्यांकन में आपको कम से कम 10 अंक लाने अनिवार्य हैं इस तरीके से। और हम इस तरीके से आपको 100 में से 33 अंक पास होने के लिए चाहिए। बस एक बात का ख्याल ध्यान रखें कि आपको लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों भागों में अलग अलग पास होना जरूरी है। तो उनमें कितने अंक चाहिए आपको, 70 में से 23 और 30 में से 10। इस तरीके से कुल आता है 100 और 33 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी आपको पता भी होगा कि कितना अंक हमें कितना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7 यूनिट का पूरा अंकगणित विभाजन। तो इसमें हम पूरा समझेंगे यूनिट वाइज पूरा चैप्टर का नाम और उसमें कितने नंबर हमें कहाँ से कितना मिलेगा। तो आइए देखते हैं पूरे सिलेबस की जो 7 यूनिट में से अंकों का विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो हम देखेंगे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट में संख्या पद्धति 5 अंकों की है और यूनिट 2 जो है बीजगणित सबसे ज़्यादा 18 अंक की है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो यूनिट 3 है निर्देशांक ज्यामिति जो 5 अंक की है और यूनिट 4 जो ज्यामिति 10 अंक की है और यूनिट 5 त्रिकोणमिति 12 अंक की है और यूनिट 6 मेंसुरेशन 10 अंक का और अंत में यूनिट 7 सांख्यिकी तथा परिएकता भी 10 अंक की है। तो इस तरीके से आपका पूरी लिखित परीक्षा 70 अंक की हो जाती है। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति। अब उसके अंदर एक एक यूनिट को समझेंगे। तो अब हम एक एक करके सभी यूनिट को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यह गणित का सबसे बुनियादी हिस्सा है। तो इसको देख सकते हैं, इसका यूनिट फर्स्ट नाम क्या है और उससे कितना नंबर मिलेगा और उसके अंदर पढ़ना क्या है। तो इस तरीके से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम यह गणित का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है और इसमें मतलब कुल मिला के 5 अंक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको मुख्य रूप से वास्तविक संख्याओं के गुणों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं के सत्यापन के बारे में इसमें पढ़ना होता है। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दे तो क्या बन जाते हैं, तो उसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपको जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच के संबंध में अच्छे से समझना होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करने से पहले इसका संख्याओं को पहचानने का खूब अभ्यास करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी कहाँ परिमेय बोला जा रहा है, कहाँ अपरिमेय बोला जा रहा है, किसको पूर्णांक बोला जा रहा है। तो इन टर्मोलॉजी को आप अच्छे से समझें। हम आगे भी इस तरीके से एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे तो उसको आप अच्छे से ज़रूर देखेंगे और समझ में भी आपको आएगा। तो इस तरीके से मैं सारे अपडेट आपको एक एक करके दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस यूनिट में मैं अगला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसमें देखेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक।
तो यह प्रमेय कहता है कि अगर भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और यह क्रम अद्वितीय यूनिक होता है। इसमें आपको जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सिखाया जाता है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें देख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हम एक एक करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अपने हिसाब से कि किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। अभी आपको हो सकता है कुछ शुरुआत में समझ में ना आ रहा हो, या आप इसको पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप जब इन टॉपिक को एक एक करके शुरू करेंगे तो आपको सारा डिटेल ऑटोमेटिक आने लगेगा। इसमें नहीं है कि विरोधाभास विधि क्या है, सिद्ध करने की विधि क्या है। आप इसको एक एक करके आपको स्कूल कॉलेज में या ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके सीखते जाते हैं इसमें। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को जो सिद्ध करने वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा, जो मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या है कि परीक्षा में बार बार √2 और √3 या √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, इससे और चरणबद्ध समाधान से स्टेप बाय स्टेप पूरा इसमें क्या करते हैं कि जो विरोधाभास विधि से का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम पहले मान लेते हैं कि दी गई संख्या क्या है, परिमेय है, और फिर उसे गलत साबित करते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसके मतलब कि हर स्टेप चरण को स्पष्ट करना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक तरीके से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 बीजगणित। तो अब आते हैं यूनिट 2 यानी कि बीजगणित अलजेब्रा पर। ध्यान दीजिए कि यह जो पूरा सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अंकों वाला यूनिट है। इसमें सीधे जो 18 अंकों के प्रश्न आएंगे और इसमें 4 जो मुख्य चैप्टर होते हैं, जैसे कि बहुपद हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ। अगर आप इन यूनिट पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार हो जाता है। कौन कौन सा, जैसे देख सकते हैं यूनिट 2 का, यूनिट 2 जिसमें आएगा सर्वाधिक 18 नंबर। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, बहुपद, द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एपी समांतर श्रेणियाँ। बहुपद की बात करें तो बीजगणित का जो पहला टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल, इसमें हमें शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध समझना होता है। जैसे द्विघात बहुपद के लिए शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, और जो उसका गुणनफल c/a होता है। तो इसके जो ज्यामितीय अर्थ को भी समझना जरूरी है। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्याङ्क होते हैं। ये सारे टॉपिक आप एक एक करके अपने चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ग्राफ वाले जो प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें, या बहुत आसान होते भी हैं। तो बहुपदों का गुणांक आप निकालना देख सकते हैं, इस तरीके से फार्मूले पे निकाल रहे होंगे और निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में ये चीज़ आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का। इसमें आपको ग्राफिक्स मेथड यानी कि ग्राफीय विधि को समझना होता है। अगर ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो उनको एक अद्वितीय हल होता है। और अगर रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, मतलब संपाती रेखाएं कहते हैं उन्हें, तो उनके अनेक हल होते हैं। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो ग्राफ बनाकर एक्स वाई का मान निकालना इसमें अच्छे से आपको सीखना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आसान होती हैं। अभी आपको लग रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा कि सिलेबस में हम क्या हैं। अगर मान लीजिए आपने आधा अपना कवर भी कर लिया है सिलेबस, तो भी आप एक बार नज़र डाल के देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं। यहाँ से देखिए, किताब में देखिए, सिलेबस डाउनलोड करके देखिए, कहीं से भी देखिए। अब आगे बढ़ते हैं समीकरण हल करने के बीजगणितीय विधियाँ। इसमें क्या है, तो समीकरण हल करने के जो बीजगणितीय विधियाँ में आपको दो मुख्य तरीके सीखने होते हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, और जहाँ हम एक चर वेरिएबल का मान निकाल कर उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। और दूसरी है विलोपन विधि, जिसमें हम किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करके उसे पूरी तरह से विलुप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको 2 विधि पढ़ने होते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो मानक रूप आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी ऑप्शन में भी यही आ जाता है कि मानक रूप इसमें से कौन सा है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से मानक रूप एक नहीं है।
तो इस तरीके से आप मानक रूप को अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको चीज़ें धीरे धीरे आसान होने लगेगी। अभी आप इसी तरह से देख रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो आप पहले देख रहे होंगे मानक स्वरूप, जो क्या लिखा है, ax² + bx + c = 0 होता है। इसे हल करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो तरीके पढ़ने होते हैं। पहला है द्विघाती सूत्र, जिसे हम क्या बोल देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि, जिसमें हम बीच वाले पद को दो हिस्सों में तोड़कर हल निकालते हैं, और आपको वास्तविक मूल ज्ञात करने का खूब अभ्यास करना होगा। इसमें द्विघात समीकरण विविक्तर, ये भी बहुत द्विघात समीकरण जो विविक्तर, जिसे हम डी कहते हैं, और जिसकी भूमिका हम बहुत आम है, जिसे हम डी बार बार लिखते रहते हैं, डी तो डी इसमें देख सकते हैं कि 0 कब होगा, अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो इसमें क्या होता है, तो आप इसको एक बार समझ सकते हैं कि जी इसकी भूमिका इसमें बहुत ही आम होती है। डी का सूत्र होता है b² - 4ac। अगर आप डी का मान 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, पहला वाला देख रहे हैं, तो समीकरण की जो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर डी 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे, और डी का जो 0 से छोटा माइनस में है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आप स्क्रीन पर देख के पढ़ भी सकते हैं। समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो बीजगणित का जो आखिरी चैप्टर है, समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, तो इसमें आपको दो बहुत ही प्रमुख, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी सूत्र याद रखने होते हैं। जो पहला है एपी का n पद निकालना सूत्र, देख सकते हैं इसमें, और दूसरा है इसमें प्रथम n पदों का योगफल निकालने का सूत्र। तो इस तरीके से आप दोनों सूत्र को अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, देख लीजिए, इनको याद भी कर लीजिए आप। समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में प्रयोग। तो समांतर श्रेणी में सूत्रों को जो सीमित नहीं है, और इसका दैनिक जीवन में कई उपयोग होते हैं, जैसे क्रमिक वृद्धि, लगातार होने वाली कमी, बचत, किस्तों का भुगतान, या निर्माण कार्य की दर से जुड़े व्यवहारिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सफलता की कुंजी यही है कि आपको केवल सूत्र ना रटे, बल्कि अपने व्यवहारिक स्थिति एप्लीकेशन में लगाना सीखें। तो इस तरीके से आप एक एक करके सीधे सीखते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति। अब इसको समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यह यूनिट आपको कितने अंक देगी, 5 अंक देगी। इसमें हम सीखते हैं क्या, समतल प्लेन में किसी बिंदु को x अक्ष या y अक्ष पर मदद से कैसे दर्शाया जाता है। इसमें आपको मुख्य रूप से बिंदु के जो निर्देशांक भुज और जो कोटि होती है, उसे दूरी सूत्र और विभाजन के रूप में सूत्र में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, भुज और कोटि के दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें देख सकते हैं भुज क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और कोटि y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र सब एक एक करके पढ़ते हैं। देख सकते हैं इसमें रेखा और दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र भी जब पढ़ते हैं आप, अगर पढ़ रहे हो तो एक बार इसको देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 ज्यामिति। तो इसमें क्या आपको पढ़ना होता है, तो ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना होता है, ज्यामिति में आपको त्रिभुज और वृत्त, मतलब यूनिट 4 में आपको, ये यूनिट कितने अंक का है, 10 अंक का है। तो इसमें मुख्य रूप से दो चैप्टर पढ़ने हैं, त्रिभुज और वृत्त। त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज, थेल्स प्रमेय और समरूपता की कसौटियों के बारे में जानते हैं, और वहीं वृत्त के वाले भाग में वृत्त की जो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और बाह्य बिंदु से खींची गई जो रेखाओं के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इसमें समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। तो ज्यामिति में सबसे पहले जो समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल को समझते हैं। तो जो दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर हों और उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो ध्यान रखिएगा कि जो सभी सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन जो सभी समरूप त्रिभुजों का जो सर्वांगसम होता है, जरूरी नहीं है कि उनमें हमें समान आकार शेप, लेकिन अलग अलग जो माप वाले त्रिभुज को पढ़ना है इसमें। इस तरीके से जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अभी मैं आपको इसको सिलेबस बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए उस सिलेबस फटाफट देख लेते हैं। आगे देखते हैं समरूप त्रिभुजों का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो जो त्रिभुज चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय मतलब BPT भी कह देते हैं। यह कहता है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा को समांतर या रेखा खींची जाए तो उसे अन्य दो भुजाओं को काटे।
तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती हैं। तो परीक्षा के लिए अपरमेय और उसका जो विलोम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे सिद्ध करना जरूरी सीखें। प्रमेय ये पूछी जाती है एग्जाम में। त्रिभुज का समरूपता की कसौटियाँ, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप त्रिभुज को एक एक करके पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीन पर देख के पढ़ भी सकते हैं। त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ कसौटियाँ देख सकते हैं, जैसे ए है, ट्रिपल ए है, जिसे भुजा 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 बोल देते हैं, और दूसरा यस 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 है। इस तरीके से आप अलग अलग इसको पढ़ेंगे आगे। वृत्त क्या है? सर्कल, उसकी स्पर्श रेखा। तो इसमें आप ज्यामिति के जो दूसरे हिस्से में हम वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो स्पर्श रेखा व रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूकर निकल जाती है, और उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। याद रखें, जो वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से हम वृत्त पर सिर्फ 2 रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जबकि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो इस तरीके से आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। स्पर्श रेखा के महत्वपूर्ण परिणाम, जो स्पर्श रेखाओं से जुड़े 3 बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम, जो परिणाम या प्रमेय हैं। जो पहला, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब परपेंडिकुलर होती है, और दूसरा, जो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। और तीसरा, या जो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, और इन प्रमेयों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इनको आप आराम से एक एक करके पढ़ते जाइए, ताकि एग्ज़ाम होने से पहले आप सब कुछ रेडी रख पाएँ। यूनिट 5 त्रिकोणमिति। तो आप बात करते हैं यूनिट 5 यानी त्रिकोणमिति का, जो कितने अंक का है? कुल 12 अंक का है। तो यह बहुत ही हाई स्कोरिंग यूनिट है और आपको पूरे 12 अंकों की है। बोर्ड परीक्षा में अंक लाने के लिए यह यूनिट बहुत ही निर्णायक है। इसमें हमें त्रिकोणमिति का परिचय, सर्वसमीकरण और ऊंचाई और दूरी से जुड़े व्यवहारिक प्रश्न पढ़ने होते हैं। हमेशा सूत्र याद रखना और उसका सही उपयोग करना सबसे ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत एक समरूप त्रिभुज से होती है, जिसमें लंब, आधार और कर्ण का जो बीच का जो अनुपात दिए गए न्यून कोण पर निर्भर करता है। इसमें आपको कुछ मुख्य जो विशिष्ट कोणों, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की मानों को आपको एकदम राठी लेना है। मतलब दिमाग में उंगलियों पर होना चाहिए, सब फिट होना चाहिए। 0 का क्या होता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 60 मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात, 60 कह रहा हूँ 6 मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात। तो जो त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 मुख्य अनुपात होते हैं। थीटा हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इनके बारे में आप डिटेल्स पढ़ेंगे तब थीटा थीटा का मतलब समझ में आता है। मुझे लगता है क्या थीटा थीटा आ गया है। देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लाल बटा कक्का से आप इसे बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण की बात करें तो इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें 3 तरह के जो मुख्य जो सर्वसमीकरण हैं, जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो परीक्षा में इन सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने वाले प्रश्न को भी आपको बहुत ही अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति का जो व्यवहारिक उपयोग है वह हम ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे उस समय क्या होता है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में अधिकतम 2 समकोण त्रिभुज पर वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर जब जो भी कुछ है सब कुछ क्लियर है कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। इसलिए सिलेबस में आपको सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में आने वाली हैं। तो ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आपको टेन जो 30 अंश का मान होता है, और टेन 45 अंश का, और टेन 60 अंश के मान अच्छे से याद होने चाहिए। इस चैप्टर में जो मूल मंत्र यही है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, और जो सबसे पहले उसका एक सटीक चित्र डायग्राम बनाएं, और फिर टेन थीटा का उपयोग करके आपके प्रश्न को आसानी से आप हल कर लेते हैं।
तो इस तरीके से आप इन सब का मान जरूर याद रखें। याद रखना सबका ज़रूरी है, लेकिन इनका ज़रूर याद रखें हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से। यूनिट 6 मेंसुरेशन। तो हमारी जो यूनिट 6 है मेंसुरेशन को, जो आपके कितने अंक देगी, 10 अंक। तो हमें आपको दो जो मुख्य भाग पढ़ने वाला है, जो पहला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम त्रिज्यखंड सेक्टर और वृत्तखंड सेगमेंट के बारे में जानते हैं, और दूसरा भाग है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम विभिन्न ठोस आकृतियाँ और उसके संयोजन कॉम्बिनेशन का क्षेत्रफल की और आयतन निकालना सीखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन में आपको वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके अंदर क्या क्या पढ़ने होते हैं वो भी टॉपिक आपके इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। तो जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 3 मुख्य रूप सूत्र आपको याद रखना होता है। पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देख सकते हैं इसमें, ये आपको याद रख लेने चाहिए क्योंकि MCQ क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। अब अगला देखते हैं आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। ये भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो आप एक एक करके इनको याद रखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में आपको मुख्य रूप से घनाभ और बेलन, मतलब क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, गोला, सरफेस, अर्धगोला, हेमिस्फीयर और शंकु, कोण के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आपको इन ठोस आकृतियों को एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र बहुत ही अच्छे से कंठस्थ याद कर लेने चाहिए, क्योंकि बिना सूत्रों के आप इन प्रश्नों को हल करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो आप इनको पूरा एकदम फार्मूला आपको रटाया होना चाहिए। मतलब जब आप शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाता है और ये पता लगता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर सेट हो रहा है, कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर लगाना चाहिए। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो बोर्ड परीक्षा में अक्सर में से ठोस आकृतियों को आधार पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 2 या 2 से अलग ठोसों को जोड़कर एक नई आकृति बनाई जाती है, जैसे घन के ऊपर बेलन रख देना, या गोले के साथ बेलन जोड़ देना, या फिर एक शंकु को अर्धगोले के ऊपर रख देना। ऐसे संयोजनों का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के आपको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। अगर इन चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो इनका ध्यान जरूर रखें। यूनिट 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो हमारी आखिरी यूनिट 7 सांख्यिकी या प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या यूनिट भी आपको 10 अंक की है। और सांख्यिकी में हम वर्गीकृत जो आंकड़ों का माध्य, मीन, मीडियम और बहुलक मूड निकालना सीखते हैं। और प्रायिकता होने वाले भाग में हम किसी भी घटना के होने या ना होने की जो परिभाषा और उससे आधारित समान प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो सांख्यिकी के बारे में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी में आप देख सकते हैं केंद्रीय वृत्तीय मापे, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक एक करके पढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। प्रायिकता का सीधा सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या को कुल संभावित परिणामों की संख्या से भाग दे देना। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रायिकता का जो मान कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साथ ही किसी भी घटना के होने और ना होने का पूरा घटना ही प्रायिकता का योग जो हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और ना होने और होने की प्रायिकता क्या होती है, और उसके जो वैल्यू होते हैं। ये जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, इसको फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ। ये MCQ क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है। ये चीज़ की 0, 1 को अगर प्रायिकता के अंदर वैल्यू होती है, न 0 से बड़ा हो न छोटा हो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0 से कोई बड़ा नहीं हो सकता, 1 से कोई बड़ा नहीं हो सकता, 0 से कोई छोटा नहीं हो सकता। मतलब कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसको कैसे दर्शाया जाता है, लिखा कैसे जाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है जो प्रायिकता की जो सीमा को बताता है। आगे देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन। तो चलिए अब बात करते हैं 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन की, जो स्कूल के स्तर पर होगा। इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो आंतरिक मूल्यांकन अगस्त में होगा जो 10 अंक का, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन दिसंबर में होगा जो 10 अंक का, और तृतीय आंतरिक मूल्यांकन इसमें आपको जो 4 यूनिट टेस्ट के अंकों को जोड़कर 10 अंक दिए जाएंगे। तो कुल इस तरीके से कितने अंक हो जाते हैं, 30 अंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट होता है।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन आप देख सकते हैं कि जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो अगस्त में होगा, इसमें आपको 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे और 5 अंक आपके मौखिक विभाग से होंगे। या विशेष रूप से नोट कर लें कि पहला जो प्रोजेक्ट अनिवार्य रूप से भारत का जो पारंपरिक जो गणित ज्ञान नामक पुस्तक से ही तैयार कराया जाएगा, इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान दें। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन, तो इसके बाद दिसंबर महीने में आपका जो द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन होगा, यह भी 10 अंकों का होगा। इसमें 5 अंक आपको जो दूसरे प्रोजेक्ट कार्य के लिए होंगे और जो 5 अंक बचे हुए आपके अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है। तो इसलिए आप पूरे साल अपनी जो क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपी को बहुत ही सुंदर और पूरा रखें। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंतरिक मूल्यांकन, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो तीसरा आंतरिक मूल्यांकन आपके यूनिट टेस्ट पर आधारित होगा। साल भर में आपके कुल 4 यूनिट टेस्ट होंगे जो 20-20 अंक के होंगे। इस तरीके से कुल 80 अंक हो जाते हैं। इस 80 अंकों में से आपको जो भी प्राप्तांक मिलेंगे उन्हें एक अंक परिवर्तित प्रणाली में कन्वर्जन करके 10 अंकों में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक कुल लेखा जोखा रहता है। 4 यूनिट में शेड्यूल क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट में टेस्ट कब कब होंगे, इसका शेड्यूल भी देख लीजिएगा। पहला जो यूनिट टेस्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में होता है और जो MCQ बहुकल्पिकल में आधारित होगा, जो इसमें हो चुका होगा। इससे यूनिट सेकंड देख सकते हैं, थर्ड इसी तरीके से, फोर्थ इसी तरीके से देख सकते हैं कब कब होता है, कितने अंक का होता है। आगे बढ़ते हैं। गणित प्रोजेक्ट, तो गणित के प्रोजेक्ट वर्क के नियम क्या हैं, तो आइए समझते हैं। इसमें आपको 1 से लेकर 11 तक के कुछ विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक प्रोजेक्ट चुनकर तैयार करना होगा। इसके अलावा जो 12वां बिंदु है वह प्रोजेक्ट अनिवार्य है, यानी ये हो तो आपको सबको करना होगा। अगर कोई शिक्षक चाहें तो आपकी तरफ से कोई भी विषय जुड़ा अन्य प्रोजेक्ट भी आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से घबराने वाली बात कोई नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाता है। आपको भी पता है कैसे होता है। प्रोजेक्ट विकल्प 1 से 4, तो प्रोजेक्ट के विकल्प की बात करें तो पहले 4 विकल्प में जैसे पाइथागोरस प्रमेय, सत्यापन, उसका मॉडल तैयार करना। दूसरा दे सकते हैं जनसंख्या अध्ययन, वास्तुकला, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 5 से 8, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपने वीडियो को रोक कर। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट 9 से 12, इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होगा। अपने टीचर से भी इस तरीके से पूछ सकते हैं, पहले से तैयार कर सकते हैं अपना। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसको अब देख लेते हैं लास्ट में। तो सबसे बड़ा सवाल, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से समझें। सिलेबस से समझ में आना चाहिए क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है। त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के सूत्र को रोज याद करें और उसका चार्ट बना लें और 18 अंकों वाला बीजगणित यूनिट पर विशेष ध्यान दें। ज्यामिति के जो प्रमेयों को लिख कर याद करें और हर दिन गणित के प्रश्नों को खुद हल करें और अपने जो यूनिट टेस्ट और प्रोजेक्ट कार्य को पूरे गंभीरता से लें। इस तरीके से आप परीक्षा की अपनी तैयारी बड़ी आराम से कर सकते हैं समय से पहले। गणित 10, तो चलिए पूरे सिलेबस को, पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा 70 अंक की है, जिसमें से पास होने के लिए 23 अंक चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का है, जिसमें पास होने के लिए 10 अंक चाहिए। तो इस तरीके से कुल जो न्यूनतम पूर्णांक उत्तीर्णांक आपको चाहिए 100 में से 33। इसके हिसाब जो सिलेबस में कुल 7 यूनिट हैं, जिसके हम अंक विस्तार से देख चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अंक में से कितना अंक हमें लाना है। ये सारा चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कक्षा 10 की गणित या पूरे सिलेबस एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।